नमस्ते। रूस ने ना हाल ही में भारत के सामने एक एक ऐसा मिलिट्री प्रस्ताव रखा है जिसे हमारे स्रोत कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल माउंट एवरेस्ट जैसा है। मतलब इससे ऊंचा, इससे बड़ा ऑफर शायद ही कोई देश दूसरे को दे सकता है। तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। मेन तो सू-57 फाइटर जेट है, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड के साथ, और हाँ, भारत में ही बनाने का लाइसेंस, और साथ में ये ओखोतनिक स्टेल्थ UCAV भी। ये वो ड्रोन है जो खुफिया जानकारी वगैरह जुटा सकता है, छोटे मोटे हमले भी कर सकता है। वैसे ये पहली बार नहीं है ऐसा ऑफर। पहले भी सू-57 की टेक्नोलॉजी और S-400 मिसाइल सिस्टम को भारत में बनाने का ऑफर था, पर भारत ने उस पर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। हाँ, देखिए कागज पर तो ये प्रस्ताव वाकई बहुत बड़ा लगता है और ये दिखाता भी है कि भारत और रूस के रक्षा संबंध कितने खास और मजबूत रहे हैं हिस्टोरिकली। और ये ओखोतोनिक UCAV जो है, इसकी स्टेल्थ क्षमता मतलब रडार से छिपने की काबिलियत इसे निगरानी के लिए और कुछ हद तक हमले के लिए भी काफी आकर्षक बनाती है थियोरेटिकली। लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, इस चमकदार पेशकश के पीछे ना कुछ तकनीकी पेच फंसे हुए हैं, खास तौर पर इंजन को लेके। अच्छा, तो यहीं पर वो हिचकिचाहट वाली बात आ जाती है फिर कि अगर ऑफर इतना जबरदस्त है तो भारत एकदम से इसे लपक क्यों नहीं रहा? बिल्कुल सही। स्रोत इसी बात पर जोर दे रहे हैं। सू-57 और शायद ओखोतोनिक भी, दोनों के इंजन में ना कुछ सीरियस दिक्कतें बताई जा रही हैं। सू-57 का इंजन एक तो जरूरत से ज्यादा गर्म होता है, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, और दूसरा उसका साइज वो इतना बड़ा है कि विमान की जो स्टेल्थ क्षमता है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अच्छा, मतलब स्टेल्थ कैसे प्रभावित होती है साइज से? देखिए, स्टेल्थ विमान को हर तरफ से रडार से बचना होता है, पर सू-57 के साथ दिक्कत ये है कि बड़े इंजन की वजह से, खासकर पीछे की तरफ से, इसका रडार सिग्नेचर बढ़ जाता है। मतलब सामने से शायद बच जाए पर पीछे से पकड़ में आ सकता है। ओह, ये तो बड़ी दिक्कत है स्टेल्थ के लिए। बहुत बड़ी। और भारत वैसे भी अपने AMCA प्रोग्राम के लिए एक अच्छे भरोसेमंद इंजन की तलाश में है, तो वो इस मामले में फूक फूक कर कदम रखेगा। और ये ओखोतोनिक ड्रोन, उसका क्या? उसके बारे में भी कुछ शक है? हाँ, ओखोतनिक का यूक्रेन युद्ध में कोई बड़ा या कहिए प्रभावी इस्तेमाल नजर नहीं आया है। तो सवाल उठता है कि क्यों? क्या इसके इंजन या परफॉर्मेंस में भी वही दिक्कतें हैं जो सू-57 में है? स्रोत ने वो दुकान वाले की मिसाल दी है जो काफी सटीक बैठती है, कि जैसे कोई दुकानदार किसी चीज के साथ ढेर सारी चीजें मुफ्त देने लगे तो शक होता है कि कहीं मेन सामान में ही तो कोई गड़बड़ी नहीं। सही बात है। यहाँ भी इतने बड़े ऑफर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में बनाओ, कहीं ये इंजन वाली जो असली दिक्कत है उसे छुपाने की कोशिश तो नहीं? लेकिन एक मिनट, अगर मान लें हाइपोथेटिकली कि रूस ये इंजन वाली प्रॉब्लम ठीक कर लेता है, तब इस सू-57 में कितना दम है? मैंने सुना है इसके एवियोनिक्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, वो शायद अमेरिकन F-35 से भी बेहतर हो सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये बड़ा अगर है, अगर इंजन ठीक हो जाता है तो सू-57 के एवियोनिक्स वाकई बहुत एडवांस्ड माने जाते हैं और वो भारत की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी फिट बैठ सकते हैं मल्टी रोल फाइटर के तौर पर। तब शायद रूस को इसे बेचने के लिए इतने सारे ऑफर्स देने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिर तो ये बिकेगा। हाँ, तब तो दूसरे देश भी जैसे अरब देश वगैरह इसमें शायद दिलचस्पी दिखाए। लेकिन जब तक इसकी जो कोर प्रॉब्लम है, इंजन और उससे जुड़ी स्टेल्थ की कमजोरी, वो दूर नहीं होती, तब तक इसकी बाकी सारी क्षमताएं, वो एवियोनिक्स वगैरह, वो सब पीछे रह जाती हैं। तो संक्षेप में कहें तो स्थिति ये है कि रूस का प्रस्ताव कागज पर बहुत लुभावना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में निर्माण, सब कुछ, लेकिन जो बुनियाद है यानी इंजन, वही कमजोर दिख रही है, और इससे विमान की स्टेल्थ और उसकी भरोसेमंदी दोनों पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर भविष्य में रूस वाकई इन इंजन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर लेता है, तो इसका ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, और खास तौर पर भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक सोच और एयरफोर्स की योजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक और विमान सौदा होगा या इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे जियोपॉलिटिकल होंगे? इस पर विचार कीजिएगा।